सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया से। मेरा नहीं ख्याल कि जब से हमने होश संभाला है इतना अच्छा हमारा इमेज पूरी दुनिया में कभी बना हो। सर आप देखें, ठंडी हवाएं जो हैं वो हर जगह से चलना शुरू हो गई हैं। इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है, उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम ज़रा लेटर ऑन इन द शो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब से ये पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग की सूरत हाल क्रिएट हुई थी, उसके बाद से अभी सीज़ फायर जो है इंटैक्ट है। इंडिया का तो ओपिनियन अभी भी यही है कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर जो उनका था वो अभी हमने सिर्फ रोका हुआ है, वो अभी तक ऑन गोइंग है। ये भी एक अजीब सा बयान है, इसके ऊपर हम किसी और दिन बैठ के सोचेंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये सर इंडिया में कि उनका असेंबली का सेशन कॉल हो गया फाइनली, और वो बहुत देर से सब ऑपोजिशन ख़ास तौर पे और इवन हम भी इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि जी कब आपका कॉल होगा सेशन की, उसके अंदर डिस्कशन होगी, उसके अंदर जो बातें, जो सवाल अनआंसर्ड हैं, उनके जवाबात मिलेंगे। तो कुछ जवाब जो थे वो पहले मिल चुके थे, नेमली जिन जो जहाज़ के ऊपर उनकी खामोशी थी, उनके जहाज़ गिरे। हमने तो फर्स्ट डे ऑपरेशन के बाद ही, जो हमारा ऑपरेशन था उसके बाद हमारे एयर वाइस चीफ ने आके बता दिया था कि जी हमने इतने 5 जहाज़ गिराए हैं, और हमने 6 कहा था, अभी तक 5 तक बात हुई, छठा भी सब साबित हो जाएगा। तो एक चीज़ वो क्लियर हो गई। फिर अपोजिशन जो है अंडर राहुल गांधी साहब, कांग्रेस जो है वो एक भरपूर तैयारी के साथ आई थी। उनके पास एक पूरा उनका एक स्ट्रेटिजिक किस्म का अटैक था मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने किन किन बातों को छेड़ना था वो थे, उनकी बहन थी, दीगर और कांग्रेस सब ने गुफ्तगू की वहाँ पे, और उसके अंदर बड़ी चीज़ें क्लियर हुई। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया के अंदर जो बोन ऑफ कंटेंशन है विद मोदी गवर्नमेंट, वो 2 चीज़ों की है। एक तो ये कि जी आपने हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो हैं उस पर एक बहुत बड़ा फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था, और ये चीज़ लेके चल रहे थे, और ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। क्योंकि आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने 28 या 29 दफ़ा सीज़ फायर से लेके इस सेशन तक कहा कि जी मैंने बैठ के ना वो सीज़ फायर करा, मैंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप अब ये नहीं कर सकते जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से कहा वो थोड़ी सी इंडिया के साथ ना, आप उसको क्रैश या क्रूड या ये कह लें कि वो इंडिया को थोड़ी सी तनकीद की नज़र से उनकी बात कर रहे थे। इंडिया को इस चीज़ की आदत नहीं है। आखिरी दफ़ा किसी सिटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर को किसी अमरीकी सदर ने समझे तुनका के आप दिया, वो प्रेसिडेंट निक्सन ने इंदिरा गांधी को कहा था 71 के अंदर, और उन्होंने बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की थी इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़। ये आखिरी था, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अमेरिकन इंडियन टाइज जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, इतने बुरे कभी नहीं हुए। एक तो ये, और आगे वाली हमारी खबरें जो है, जो टैरिफ और बाकी तेल वाली बात है, उसके ऊपर हम आते हैं। अभी ये बात कर लेते हैं सर ज़रा कि जो उनकी जो लोकसभा के अंदर जो सारी गुफ्तगू हुई, और उसके अंदर जो सारे इनके मामलात क्रिएट हुए, और उसके अब क्या मुहरक़ात होंगे उसके ऊपर आ जाते हैं ज़रा सा। और ख़ास तौर पे इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि जो ये मोदी साहब का एक जो स्पीच थी उनका जिसको वो भाषण कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने जो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पॉज्ड है, हम मुँह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को, वो गोली मारेंगे तो हम तोप चला देंगे। तो आप देख लें अभी तक उनकी जो जिंगोइस्टिक किस्म की लैंग्वेज है, सॉरी, वो अभी तक नहीं गई। वो सीखे नहीं है कि ये मामलात जो है अब इस चीज़ से आगे जा चुके हैं। अब आपने ट्रेड, डिप्लोमेसी, ताल्लुकात, रीजन, खित्ते की बात करनी है, वो वहीं है सर, फंसे में वहाँ पे। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको पॉज किया था, अपनी जो सोच विचार है वो भी सारा पॉज किया उन्होंने जी। तो इसीलिए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उनको मुसलसल नाकामी का सामना है जी। देखें, जंग हुई और जिस तरह से पाकिस्तान ने, और मैं पाकिस्तान की तारीफ़ सिर्फ इस जंग में नहीं करूँगा, इससे पहले 2019 में भी पाकिस्तान ने बहुत सेंसिबल रोल प्ले किया था। यहाँ तक कि जब हमने उनका पायलट कैप्चर कर लिया तो एक दफ़ा भी कोई इस किस्म की पाकिस्तान ने बात नहीं की कि जी हम उसको नहीं वापस करेंगे या हम मज़ीद जंग करेंगे। पाकिस्तान उस वक्त भी पीस का आलाप कर रहा था। इस दफ़ा भी 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा, सिवाय इसके कि पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि उन्होंने अटैक किया है तो अब हमने एक दफ़ा जवाब तो देना है, बट अदरवाइज़ हम आज के दिन से टेबल के ऊपर बैठकर बात करने को तैयार हैं। अनलाइक मोदी साहब, जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया
हैरान है, परेशान है कि एक इतने बड़े मुल्क का न्यूक्लियर पावर का प्राइम मिनिस्टर है जो कि एक और न्यूक्लियर पावर से जंग करना चाहता है, तो हमने इस शख्स का क्या करना है, और जब तक ये शख्स एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है हमने उस मुल्क का क्या करना है। सो जो मुसलसल देखें, मई में जंग शुरू हुई और ख़त्म हुई, आज उसके बाद कुछ 2-3 महीने गुजर चुके हैं। मुसलसल इंडिया को नाकामी इसी वजह से हो रही है कि वो जिंगोइज़म से पीछे नहीं हट रहा। दूसरी चीज़, आपने जिस तरह से फरमाया कि बहुत अरसे बाद सेशन कॉल हुआ, अगर आप एज एन इंडियन मतलब आप उनके शूज़ में जाकर देखें तो ये बहुत जल्दी कॉल हो जाना चाहिए था, और अभी भी शुक्र है कि उन्होंने कर लिया। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, ये जितनी सख्त बातें ऑपोजिशन ने की हैं, अगर आपको लग रहा है ना कि ये फायरवर्क्स हैं, तो अभी आतिश फिशा पहाड़ ने फटना है। और हमने इसी शो पर यह बात की थी कि ऑपोजिशन के पास जितना मवाद है ना वो अभी कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि ये जो अक्टूबर नवंबर में बिहार इलेक्शंस है ना, ये उससे पहले जाके अपना सारा जो मटेरियल है ये ऑफलोड करेंगे। उसकी वजह ये है कि अब दुनिया इतनी तेज़ हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, ख़बरें इतनी ज़्यादा हैं, शेल्फ लाइफ चीज़ों की कम हो गई है, तो वो अपना असल मटेरियल बचा के रखना चाहते हैं, इलेक्शंस में यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, जाहिर है अब इतने अरसे बाद जब सेशन कॉल हो गया था तो ऑपोजिशन की भी मजबूरी थी कि उन्होंने कुछ तो कहना था, जो उन्होंने कहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मोदी साहब सेशन कॉल नहीं कर रहे थे ना इतने अरसे में, तो जो हुकूमती एहलकार हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो उनको बार बार कहते होंगे कि सर कर लें कॉल, जितना डिले कर रहे हैं ना उतना आपको डेंट पहुंच रहा है। और जो ऑपोजिशन होगी ना वो खुश होगी, बल्कि ऑपोजिशन अफसरदा हुई होगी जिस दिन उनको पता लगा होगा कि मोदी साहब ने सेशन कॉल कर लिया है, क्योंकि अब उनको अपना फ्रंट फुट पहली दफ़ा निकालना पड़ना था। सो अगेन बात यह है कि इंडिया को, किसी भी मुल्क को, सिचुएशन हर वक्त बदलती रहती है मैच की तरह। आपको जब आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। जो आप घर से बना के लाए होते हो आप उसके ऊपर मजीद नहीं चल सकते। यही सैनिटी है, यही अक्लमंदी है। मोदी साहब का प्रॉब्लम यह है कि जो उन्होंने 5 मई को सोचा वो अपनी सोच आज तक तब्दील नहीं कर पा रहे। ये कोई बड़े लीडर की निशानी नहीं है। देखें, मुल्क होते हैं, उनकी कई जो आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं, कई नहीं होती। हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये जो मोदी साहब बिल्कुल एक चीज़ के ऊपर अड़ गए हैं, इसका नुकसान उनको ज़ाती तौर पर होगा, उनकी पार्टी को होगा और उनके मुल्क को होगा। बिल्कुल सर, होगा और होते हुए नज़र आ रहा है। देखें, इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो, और हम इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर आते हैं, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा अगर फोकस लेके जाएं, क्योंकि पहलगाम वाक़ये की भी बहुत ज़्यादा बातें हुई। पाकिस्तान का इसमें डे 1 से क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। ज़ाहिर है क्योंकि हमने कह दिया और हमारे तमाम टॉप टियर लीडरशिप ने हमें ये बात बता दी और उनको भी बताने की कोशिश की और उनको इनफैक्ट खुला ऑफ़र दी कि जी आप किसी न्यूट्रल फोरम पे बैठ के हमसे बात कर लें और कुछ वायदा आपके पास है, कुछ सबूत है तो पेश करें, बैठ के बात करते हैं उसके ऊपर। इसकी डिस्कशन इस तरह से ऑपोजिशन ने नहीं की। ऑपोजिशन ने पहलगाम वाक़ये को एक और एंगल की तरह डिस्कस किया इनकी पार्लियामेंट के अंदर। वो उन्होंने ये किया, ख़ास तौर पे जो इनकी राहुल गांधी साहब की बहन है, उन्होंने कि जी जो वहाँ पे लोग जिनकी जानें गई, बड़ा खौफनाक वाक़या था, बड़ा दर्दनाक वाक़या था, तो उन्होंने कहा जी कि मोदी जी ने तो उसके बाद उसका अपनी स्पीच में जिक्र ही नहीं किया, उन 26 लोगों का। इन्होंने किया और इन्होंने किया इस तरह से कि जी वो जो भारतीय थे, वो जो इंडियन सिटीजन्स थे, तो इनकी बीजेपी की बेंचेस से आवाज़ आई कि वो हिंदू थे, तो इन्होंने उससे कहा कि नहीं वो भारतीय थे। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक जो हिंदुत्वता वाली जो सारा एंगल जो एक इनग्रेंड है इस बीजेपी के अंदर, जिसको वो प्रमोट करते हैं, जो पावर जहाँ से ड्रॉ करते हैं, वो कांग्रेस ने पहलगाम को भी उस एंगल से इस्तेमाल किया, ना कि उन्होंने ज़्यादा पाकिस्तान वाला एंगल इस्तेमाल किया, जो कि बीजेपी का टॉकिंग पॉइंट था मेन, जो कि बल्कि उनकी ये जंग जो उन्होंने लगाने की कोशिश की इसके अंदर, जो उन्होंने अटैक किया हमारी यहाँ आके, वो उसकी बेसिस ही ये थी
दिस इंटायर थिंग जो उनकी एक हिंदुत्व किस्म की एक सोच है, मेंटालिटी है। तो कांग्रेस का मतलब इससे मुझे नज़र आया कि वो डिफरेंट तरह से टैकल कर रहे हैं सारी चीज़ के ऊपर, कि आपका जो सुपर किस्म का नेशनलिस्टिक अप्रोच है टू एवरीथिंग, इट हैजंट वर्कड, वो नहीं चला और इसमें भी साबित हुआ। देखिए बात ये है कि उनका जो आइन है वो उस मुल्क को सेकुलर डिस्क्राइब करता है, तो उसमें जब बीजेपी बार बार ये इनकलकेट करने की कोशिश करेगी कि मरने वालों का मज़हब क्या था, तो वो तो उनके आइन के ही मुनाफी है। सो जो कांग्रेस है उसने बड़े सेंसिबली ये पॉइंट रेज किया है कि आप तो जिस तरह से उनको कैटेगराइज कर रहे हैं वो वही गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत ज़रूरी ये है कि वहाँ पर बिहार इलेक्शंस में जो नॉन भक्त्स हैं, देखें ये एक बड़ा मसला है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं वो जिस तरह से सोच रही थी बीजेपी कि जितनी कन्विंसिंगली वो जीतेंगे, वो ज़ाहिर है नहीं जीते। अब इस इवेंट के बाद मज़ीद डेंट पड़ेगा, जिस तरह से अभी हमने लेटर ऑन आना है इकोनॉमी के ऊपर। आप ये देखें कि जो NRIs थे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जब से ट्रंप साहब ने मोदी साहब के मुखालिफ गुफ्तगू करनी शुरू की है, जो NRIs हैं उनके बयानात कम हो गए हैं, क्योंकि वो अमेरिका और दीगर वेस्ट के ममालिक में बसते हैं। सो उनको भी समझ आ गया है कि कुछ गलत हो गया है। सो अगेन इस वक्त बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो नॉन भक्त्स हैं, जो कि ज़ाहिर है बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की, वो अब थोड़ा सा समझाएं, बुझाएं कि भाई अब जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगेन मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें हमारा मुल्क नहीं है इंडिया, वो जिनका मुल्क है वो जाने, लेकिन हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि वहाँ भी अमन हो, वहाँ भी अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक हो, क्योंकि ये खित्ते का मसला बनता है। वहाँ पर देखें फिर वही बात है कि अगर वो जब से उनका रवैया अपनी अक़लियतों के साथ अच्छा नहीं रहा, तब से वहाँ पर इवेंट्स ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं। जब से वो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ज़्यादा होने शुरू हुए हैं, उन्होंने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया। सो बुनियादी बात ये है कि तमाम लोग जब अच्छी तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा तो शायद इस तरह के इवेंट्स में कमी आए। जब इस तरह के इवेंट्स में कमी आएगी तो वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाएंगे, एक ओवरऑल खित्ते में पीस की हवा बनेगी, और पीस की हवा बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए। देखिए उनके पास $600 बिलियन के रिज़र्व होंगे, लेकिन वहाँ पर अभी भी 45% लोग जो हैं वो इंतहाई गुर्बत में रहते हैं। सो उनका 45% जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो पाकिस्तान की आबादी से बहुत ज़्यादा है। सो अगेन हमें उनको सबको इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जंग की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और हम तो ये हमेशा से पाकिस्तान को भी कहते थे, जो वहाँ पर सेम वॉइसेस हैं वो इंडिया को कहती होंगी। प्रॉब्लम ये है कि अब इस दफ़ा इस बात में कोई शुबा नहीं है कि इल्ज़ाम भी उन्होंने झूठा लगाया, अटैक भी उन्होंने किया, अब भी वो पानी बंद करने की बातें कर रहे हैं, अब भी वो एक दफ़ा फिर अटैक करने की बातें कर रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान को किसी तरह भी मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता सर। और आप आ जाते हैं सर हम उस चीज़ के ऊपर कि आपकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं स्टेज सेट कर लेते हैं, ब्रेक लेके फिर हम इकॉनमी पे आ जाएंगे। कि लोग सवाल पूछते होंगे पाकिस्तान में भी और ख़ासतौर पर दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान रेलेवेंट क्यों हो गया एकदम से। मतलब ऐसे नहीं कि हम इरेलेवेंट कभी भी थे, बट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट एकदम से दुनिया के अंदर हो गए। तो सर आप देख लें, जो 4 बड़े मुल्क हैं या 3 बड़े मुल्क हैं, जिसमें से अमेरिका है, चीन है और रूस है, इन तीनों से आपके ताल्लुकात इस वक्त टॉप लेवल पे जा रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। और माइंड यू इन तीनों की आपस में भी ताल्लुकात जो हैं वो मतलब नॉट सो मच रशिया चाइना, बट अमेरिका चाइना, अमेरिका रशिया, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही है। बट बीच में आप हैं, लेकिन आपकी तीनों से बनती है, इसकी क्या राज है? इसका एक बेसिक चीज़ है, वो है हमारी जिग्राफिया, और एक सर्टन स्टेक जो है सबका अफ़गानिस्तान में, अमेरिका का बिकॉज क्योंकि उन्होंने 20 साल वहाँ पे एक नाकाम कोशिश की वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की, क्योंकि हमें भी बड़ी देर से हम भी उस जंग का हिस्सा रहे, हमने भी नुकसान उठाए, उन्होंने तो बहुत नुकसान उठाया। $8 ट्रिलियन उन्होंने उसके अंदर किया। एक अनस्टेबल अफगानिस्तान अमेरिका को सूट नहीं करता। इसी तरह एक अनस्टेबल अफगानिस्तान जो है रूस को नहीं सूट करता, क्योंकि रूस का जो अंडर बेली है, सारा सेंट्रल एशिया की जो बात हो रही है, उधर अगर अफगानिस्तान के अंदर अगर अनस्टेबल अफगानिस्तान होता है तो वो एरियाज अनस्टेबल होते हैं, रूस को ये पसंद नहीं है।
चाइना तो अफगानिस्तान के साथ अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है फर्दर नॉर्थ जो है थ्रू पाकिस्तान थ्रू अफगानिस्तान उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, उनके मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट है। पॉइंट भी है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली रेलिवेंट इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को हमेशा प्लेस किया है ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, ऑन द राइट साइड कि जी हम जंगी सूरत हाल नहीं क्रिएट करना चाहते, हम आपको चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हम इन टर्न आपकी मदद करें। इसलिए पाकिस्तान बहुत एलम है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा एंगल है इसके अंदर जो लोग डिस्कस नहीं कर रहे। एक उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि ऑल दीज 3 कंट्रीज उनको समझ आती है कि पाकिस्तान क्योंकि बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, हम बड़े क्रिटिकल हैं इस मामले को रिजॉल्व रखने में और उस मुल्क को अफगानिस्तान को भी मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये सर बेसिकली रीज़न है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्यों बेहतर हुई है, मुझे लगता है ये है। और भी कई वजूहत होंगे लेकिन एक मेजर वजह डेफिनेटली ये है। और इसके साथ साथ अब आ जाते हैं सर इस चीज़ के ऊपर कि ट्रेड जो है वो इसमें एक मेरा पॉइंट लेना है, प्लीज। और वो ये है कि बिल्कुल अफगानिस्तान एक बहुत मेजर चीज़ है। जहाँ तक जोग्राफिया की बात है, एक तो ये कि इंडिया भी साथ ही है जी, उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ना चाइना से ना अब अमेरिका से। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो 70 साल से यही है, कौन सी हमने तब्दील कर ली है। पहले आपको पता है कि कई दफ़ा, मतलब जाहिर है उतना नहीं, लेकिन चाइना ने भी 2-3 दफ़ा नाराज़गी का इजहार हमारे साथ किया है। अमेरिका तो बिल्कुल हमें बेयारो मददगार छोड़ के कुछ अरसे पहले चला गया था। देखिए अब मुझे लगता है कि जो हमारी मिलिट्री है और हमारी जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो इनकी हुकूमत है, उनकी जो इस वक्त पॉलिसी है वो बहुत ठीक है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने अब जो है, मतलब हमेशा से अमेरिका को हमारे साथ ग्रीवेंसेस रहे हैं। कभी उन्होंने कहा डू मोर, कभी उन्होंने कहा डू लेस। इस वक्त जो हम कर रहे हैं उससे अमेरिका को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बैक वक्त अमेरिका और चाइना दोनों से दोस्ती निभा रहे हैं, दोनों के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं और इन दोनों को इस बात पे कोई एतराज नहीं है। यानी कि हमने जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो सेट कर लिया। बिल्कुल सर, ये सारी बातें बेहतरीन। हमने जरा स्टेज सेट की, अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा जो बाकी ट्रेड वाली बात है वो करते हैं। लेट्स टेक इट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान का अब जो हमारे अपने खित्ते में और जो इंटरनेशनल टाइज़ हैं वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किया कि पाकिस्तान एज अ कंट्री जो कि अब सिक्योरिटी को भी एक पैरामाउंट रखेगा रीजन के अंदर, उसके लिए भी बहुत रेलिवेंट हो चुका है। उसके अलावा अफगानिस्तान वाला एंगल जो है वो रेलिवेंट है। बाकी हमारी ओवरऑल डिप्लोमेसी जो खुद है, जैसे हम लोगों को जाके मिलते हैं, हमारे जो लोग जाके मिलते हैं उनको, इसकी छोटी सी मिसाल ये कि पोस्ट जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद 2 वफ्द, एक इंडिया से गया, एक पाकिस्तान से गया। एक शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे और एक बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे थे। तो ये बात तो मेरे ख्याल में कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि बिलावल भुट्टो साहब के अंदर जो लोग थे उन्होंने सब ने एंड हिमसेल्फ उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। तो ये बात तो इस्टेब्लिश होगी कि हमारी डिप्लोमेटिकली हम ज़्यादा साउंड है और ज़्यादा बेहतर तरह हम टेक केयर करते हैं बाकी लोगों की। हमारा केस भी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। केस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, अब आ जाए सर, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दीगर दुनिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे, फिर वो चीज़ एक थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई, ख़त्म हो गई और फिर इंडिविजुअलाइज करके उन्होंने टैरिफ्स लगाने थे सबके ऊपर। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो दचका 2 दिन पहले का था वो थ्रू ट्रूथ सोशल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तवील सी एक ट्रूथ लिखा और फिर वो ट्वीट भी हुई जिसके अंदर उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% जो है टैरिफ वो लगाया है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि इंडियन गुड अब जो भी अमेरिका जाएगी, जो अमेरिका इंडिया से ख़रीदेगा, उसमें 25% टैरिफ लगेगा। यानी कि वो चीज़ वहाँ पे महंगी हो जाएगी। जब चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड ज़ाहिर कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो और लोग वो चीज़ें वहाँ बेच सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये बड़ी एक डेट्रीमेंटल चीज़ है और इस पर कोई भी इंडियन शख्स जो है वो ये नहीं कह रहा कि हमें को फ़र्क नहीं पड़ता, इससे डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह भी कहा कि क्योंकि आप रूस से आप सैंक्शनड ऑयल जो है वो भी आप लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी होगी। ब्रिक्स की मेंबर होने पे भी शायद ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपको एक, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये मानना है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो डॉलर को वीकन करने के लिए ब्रिक्स के मेंबर हैं, तो हम उनको भी पेनलाइज करें। तो इंडिया के लिए अभी ये 25% टैरिफ जो है ये स्टार्टिंग है, इसके बाद मजीद ये बढ़ सकता है थ्रू फाइन्स एंड जो मजीद रेगुलेशन है। एक चीज़ होगी पाकिस्तान के जो हमारा जो
फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनफैक्ट फाइनेंस साहब खुद मौजूद थे डीसी के अंदर, वहाँ पे हाई लेवल नेगोशिएशंस चली उनके अमरीकी जो काउंटर पार्ट्स थे, और उसके बाद एक 19% का जो आपका टैरिफ है वो हम वापस लेकर आए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल है। इंडिया से एक तो नंबर 1 कम है, ठीक ठाक कम है, ये परसेंटेजेस बहुत मैटर करती हैं। पाकिस्तान के साथ साथ साउथ एशिया के अंदर और चंद और ममालिक हैं जिनको उन्होंने इतना कम टैरिफ दिया है, बाकी सबको ज़्यादा ही दिया है। जो शाम की बात कर लें तो उनको सबसे ज़्यादा दिया, उन्होंने मोर देन 40% दिया है और 41% दिया है। कनाडा का जो 25% था टैरिफ उसको 35% कर दिया उन्होंने। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये टैरिफ वाली सारी चीज़ जो है उसके अंदर पाकिस्तान को एक बहुत फेवरेबल रिस्पॉन्स दिया है। और उसके साथ साथ सर अगर आप आगे चलें तो एक और जो बात हुई थी इसके अंदर जो बहुत एक और बेहतरीन है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे चिमगोइयाँ थी और बात थी, ये पीटीआई की हुकूमत की भी बात हुई थी, उसके बाद जो डॉन न्यूज़ एक निजी अखबार है उसने भी 2023 के अंदर ये 2015 से चल रहा है 15 से चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अमेरिकी जो कुछ ऑयल कंपनीज हैं उनको हम कहेंगे कि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व एक्सट्रैक्ट करें, और इसमें भी उन्होंने उनसे राह नहीं किया। उन्होंने इंडिया को ज़रा सा एक क्या कहना चाहिए पॉइंट लगाया कि हो सकता है एक दिन आए कि इंडिया पाकिस्तान से ही तेल ले रहा हो, जो कि उनके लिए बड़ी एक एम्बेरसिंग चीज़ है इंडिया के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकी सदर ये बात लिख रहा है। तो ये टैरिफ के ऊपर बात कर लेते हैं सर। और तीसरी इसके अंदर खबर हमारे पास ये भी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री एक अमेरिकी कंपनी से पाकिस्तानी रिफाइनरी जो है वो ऑयल इंपोर्ट भी करने लगी। उसको हम एंड में डिस्कस करने पहले टैरिफ के ऊपर बात कर लेते हैं। जी देखिए, टैरिफ का मामला जो है ना वो ये है कि टैरिफ को आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं समझना चाहिए जो आज अनाउंस हो गई है और ये ऐसे ही रहेगी। जिस तरह से आपने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के ऊपर मज़ीद पेनल्टीज़ पड़ जाएं, अच्छा इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान का टैरिफ आगे जाके मज़ीद कम हो जाए। देखिए टैरिफ जो है ना अमेरिका लगाता है, इसको अब ज़रा इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो रूसी तेल और मुख्तलिफ और चीज़ें आ गई ना, वरना एक जो मुल्क है जिसके साथ कोई बीफ नहीं है अमेरिका का या अमेरिकन प्रेसिडेंट का, उसके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं रेसिप्रोकल, कि जी जब हमारी चीज़ आपके पास जाती है तो आप अपने आवाम से इतना टैक्स लेते हैं, तो अब जब आपकी चीज़ आएगी तो हम उतना ही टैक्स लेंगे। अच्छा अभी आप देखें कि पाकिस्तान जो है ना वो एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाता और इसी तरह अमेरिका को बहुत ज़्यादा चीज़ें भेजता भी नहीं है। अच्छा जो मंगवाता नहीं है उसकी वजह तो सादी सी है कि हमें चाइना करीब पड़ता है, तो जाहिर है हमें वो फ्रेट कॉस्ट कम है तो हम ज़्यादा चीज़ें चाइना से मंगवाते हैं। जो भेजता नहीं है अगेन पाकिस्तान उनको टेक्सटाइल भेजता है। इसके अलावा पाकिस्तान क्योंकि हमारी इंडस्ट्री वीक है, हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते ही नहीं हैं तो इसलिए हम भेजते भी नहीं हैं। अब बात यह है कि एक तो अब जिस तरह हमने आईफोन के ऊपर जितना टैक्स लगाया हुआ है पीटीए टैक्स, अगर हम उसको कल को रीविज़िट करते हैं, हम उसको कम कर देते हैं, क्योंकि एक बड़ी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है अमेरिकन, दैट इज़ आईफोन, तो उसके बाद अमेरिका भी रीविज़िट कर सकता है और आपका टैरिफ कम कर सकता है, नंबर एक चीज़। सो जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से उन पे अगर आप टैरिफ कम कर देंगे तो वो भी कम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि कई मुल्कों के मुकाबले में हमारा टैरिफ कम है, तो अब उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो फ़ायदा कैसे उठाएंगे? फ़ायदा उठाएंगे जब आप उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे। वो कैसे कर पाएंगे? मतलब आप जो आपकी बहुत ऐसी इंडस्ट्री है जो कुछ भी नहीं भेजती, उनको आपने इस काबिल बनाना है कि वो भेज सकें। जो ऑलरेडी आपके भेजते हैं मसलन टेक्सटाइल, उनसे जब आप पूछते हो तो वो रोना शुरू कर देते हैं कि जी वो तो ठीक है टैरिफ तो कम है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी बड़ी महंगी है, यहाँ पे ये ऐसे है वो ऐसे। सो बुनियादी बात ये है कि अब अगर आपको फेवरेबल टर्म्स मिल गए हैं तो पाकिस्तान को इसको कैपिटलाइज़ करने की ज़रूरत है। फ़ौरन से पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा करें, रेड टेपिज़म ख़त्म करें, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म करें। यहाँ पर जैसे ही कोई काम करना की कोशिश करता है तो वो जो 70,000 हमने बाबू इकट्ठे हो जाते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स लेके कि आपने इसकी इजाज़त नहीं ली हुई और इसकी परमिशन ऐसे नहीं है और ये ऐसे नहीं कर सकते, इसको ख़त्म किया जाए। रिश्वतें जो देनी पड़ती हैं उनको ख़त्म किया जाए, कानून की कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी यकीनी बनाई जाए।
हमारी अदालतें राउंड द क्लॉक फौरी तौर पर इस तरह के डिस्प्यूट्स के फैसले कर रही हों, ताकि जो बंदा बिजनेस करे, जो बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करे, जो बंदा इंडस्ट्री लगाए, उसको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी इतनी मयारी प्रोडक्ट बना सके कि हम उसको अमेरिका भेज के इन टैरिफ का फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सर, और फ़ायदा सिंपली ये है कि और मुल्कों से अमेरिका जो सामान लेता है वो जब महंगा होना शुरू हो जाएगा अमेरिका के अंदर, तो उनके लोग उसको नहीं खरीदेंगे। वो दुनिया में देखेंगे कि और कहाँ पे ये चीज़ मिलती है और सस्ती मिलती है। पाकिस्तान हैपन कर सकता है, यही है ना बेसिकली, और तो उसी को साइंस है नहीं। आप वो चीज़ें बनाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करें। अब देखें टेक्सटाइल जैसे आपने जिक्र कर दिया, हमारी मेजर एक्सपोर्ट है। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सिर्फ आप टेक्सटाइल बनाते हैं, टेक्सटाइल ओरिएंटेड गुड्स बनाते हैं। आप उसके अंदर जो आपकी फूड आइटम्स हैं वो भी बना सकते हैं। एग्रीकल्चर आपका देखिए, मैं आपको इसमें छोटी सी बात कर दूं, आप भी अमेरिका गए हैं, मैं भी गया हूं। आप वहां पर जब किसी लोकल स्टोर पे जाते हैं, देसी स्टोर जिसको हम कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान इंडिया दोनों की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो खाने पीने का जैसे आपने जिक्र किया, ये मसाला जात वगैरह जो हैं ये ज़्यादातर इंडियन मिल रहे होते हैं और ये सस्ते होते हैं। ज़्यादा लोग इसीलिए खरीदते हैं कि वो सस्ते वहाँ पर मिलते हैं। पाकिस्तानी क्वालिटी चाहे बेहतर हो, महंगे होते हैं। अब अगेन बात यह है कि यहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको ख़त्म किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो शायद हम भी मैस प्रोडक्शन में जा सकते हैं, शायद हम भी सस्ती प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपने जैसे ही प्राइस कंपेटिटिव होना है, तो जिस तरह से आपने फरमाया, वहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या जरूरत है इंडियन प्रोडक्ट खरीदने की, वो आपके खरीदना शुरू कर सर। इस पे एक दो और हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर सर, इसको कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी जो टैरिफ्स अमेरिका ने लगाए हैं दीगर मुल्कों के ऊपर, उसमें पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर सर एक और एंगल जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम बात अभी हमने की ऑयल एक्सप्लोरेशन की, अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। आप बलूचिस्तान में चले जाएं और हमारे जो मिनरल रिजर्व्स हैं दीगर मुल्क के अंदर जहाँ पे भी हैं कॉन्सेंट्रेटेड इन बलूचिस्तान, उनकी भी बात बहुत होती है कि उसके लिए भी एक अमेरिकी वफ्द आया था यहाँ पे बात करने के लिए। उसके अंदर तो चाइना, सऊदी, बाकी भी इंटरेस्टेड है, कनाडा भी इंटरेस्टेड। रिकोटेक अपनी जगह एक चीज़ है जो अब फाइनली एक तरफ चल पड़ी है। इस सब चीज़ों के असरात लेकिन लॉन्ग टर्म है। ये आपको कल परसों चौथ, साल, 2, 3, 5 साल में भी शायद ना मिलें। ये लॉन्ग टर्म गेम है, बट कोई नहीं कह रहा कि ये ना करें, ये लाजमी करें, बहुत ज़रूरी, बड़ी अच्छी चीज़ है। जो इमीडिएट टर्म है या शॉर्ट टर्म है आपकी, उसके अंदर आपने अपने आप को इस तरह से स्टेबलाइज कर रहे हैं, आपने इस तरह से अपने आप को आगे लेके जाना है, जो आप बात कर रहे थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किसी तरह लें। अब वो ज़ाहिर है एक बहुत टॉल ऑर्डर, आसान चीज़ नहीं है। उसके अंदर आपने ना सिर्फ सिक्योरिटी देनी है, आपने एनर्जी सिक्योरिटी भी देनी है, आपने उसके अंदर एक डॉलर को भी एक हद तक आपने रखना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ नहीं बनाते हैं, मंगवाते हैं बाहर, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको बाहर बेचते हैं, यहाँ कंज्यूम होता है। डॉलर जो है आपको पता ही है पिछले को 2-3 हफ्तों से वॉलेटिलिटी का शिकार है। फिर से आप अगर डॉलर लेने जाएं तो आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा रुका हुआ है। वही जो पहले चल रहा था सिस्टम डॉलर को रोकने का, इसाक डार साहब को जिसको क्रेडिट मिलता है इस चीज़ का इंट्रोड्यूस करने का हमारे मुल्क के अंदर, और भी लोगों ने किया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी किया है, बट अभी फिर से हमें उस चीज़ की झलक नजर शुरू हुई है, जो कि एक ना सिर्फ प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बल्कि उससे आवाम को, खासतौर पर कारोबारी शख्स को डर लगता है कि कहीं ये ना हो कि एकदम से ये जो है अपनी रियलिस्टिक वैल्यू, जो कि इस वक्त शायद यही है जितने पे बताया जा रहा है, बट जो 300 वाला थ्रेशोल्ड है, ये अगर क्रॉस हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वक्त हुकूमत वक्त को सारा अपना फोकस जो है वो इन चीज़ों पे लगाना चाहिए कि स्टेबल डॉलर, क्लीन कह रहा हूँ, सेफर एंड सिक्योरिटी एनर्जी की दें कि इतने रेट पे आपको मिलेगी, इतने रेट पे हम आपको देते रहेंगे, आप इस पर काम करें। ये तमाम चीज़ों का जब माहौलियात बनेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री जो है प्रॉप अप होगी। देखिए, ये जो एक्सट्रैक्शन का मामला है ना, ये अगेन जिस तरह से मादनियात पे चल रहा था और पाकिस्तान ने उसको बहुत अच्छी तरह से डील किया। पाकिस्तान ने चाइना के साथ उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके ऊपर कनाडा को भी ले आया, उसके ऊपर सऊदी अरब को भी ले आया, और फिर फाइनली जो आपने जिस तरफ निशानदेही की कि अमरीकी वफ्द भी आ गया, पाकिस्तान उनके साथ इक्वली डील कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है उन ममालिक के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसी तरह जहाँ तक ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात है,
उसमें भी बड़ा ये एक, जब ये ख़बर आई थी तो थोड़ा सा खौफज़दा भी हम हुए थे कि जी मतलब इसके ऊपर शायद चाइना भी काम कर रहा था। अब अमेरिका ने कह दिया है कि अमेरिकी कंपनी आ रही है तो क्या बनेगा, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि चाइना का भी ट्वीट आया कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान मिल के ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो ये अगेन बहुत ही अच्छी खबर है, सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको अनकरीब नज़र आना शुरू हो जाएंगे, नॉट बिकॉज के फौरी तौर पर तेल निकल आएगा या मादनियात निकल आएंगे, लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए जितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब अमेरिका, चाइना, कनाडा, सऊदी अरब वो सारे जब अपना पैसा लेके फॉरेन करेंसी यहाँ पे आएंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो एक डॉलर या फॉरेन करेंसी का प्रेशर रहता है वो आप एकदम से देखेंगे कि वो ईज कर गया है। और इवेंचुअली 6-8 साल में जब ये चीज़ें निकलेंगी तो फिर उसका फ़ायदा पूरा मुल्क वैसे ही उठा लेगा। हाँ जी, बिल्कुल सर, अच्छी चीज़ें सारी। अगेन यही है कि आप किस तरह डील करेंगे, बैलेंस क्रिएट, बैलेंस। अभी तक तो हमने तमाम तर चीज़ों को, अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से सब कुछ डील किया है। अल्लाह करे ये मामलात ऐसे ही चलते रहें, चीज़ें बेहतर साबित होना शुरू हो जाएँ, मुल्क की सूरत हाल जो है वो ठीक रहे, ठीक से ठीक होए, मज़ीद बेहतर होए, ताकि सारे जो अवाम भी है वो इस चीज़ की सपोर्ट में है। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि जो पाकिस्तानी एक कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से जी पेट्रोल लेगी। जी, वो सिनर्जी को एक पाकिस्तानी रिफाइनरी, बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज पाकिस्तान की, वो वाइटल जो अमेरिकी ऑयल मैन्युफैक्चरर है, उससे 1 मिलियन बैरल जो है अगले माह वो मंगवाएगी। ये एक फर्स्ट रन है, फर्स्ट ट्रायल है इस चीज़ की। अब जाहिर है इसके अंदर, और इसके बाद वो कह रहे हैं अगर ये कामयाबी से चलता रहा मामला तो हम एवरी मंथ अमेरिकी कंपनी से मंगवाएंगे। इसके अंदर जाहिर है 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 के सबको ये होगा कि हमें महंगा पड़ेगा, तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। इसके अंदर ज़ाहिर है फ्रेट कॉस्ट जो है आपकी, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की तो एक ही तरह से कीमत चलती है ना, उसके बाद से होता है कि आप कहाँ बैठे और कहाँ से मंगवा रहे हैं, उसकी कॉस्ट में थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस होएगा डेफिनेट इस कंपनी को। बट ये तो सर मेरे ख्याल में है ही वो चीज़ नहीं जो हम समझ रहे हैं कि हम अब टोटली रिलायंट हो जाएंगे अमेरिकन ऑयल के ऊपर। एक अमेरिकन मार्केट है, फिर आपकी एक एशियन मार्केट है, हम एशियन मार्केट से लेते हैं, करीब है। होगा इससे ये कि आपको अमेरिका ने बेसिकली कहा है कि आपको हमने 19% का टैरिफ भी दिया है, आपको हमने जो आप हमसे चीज़ें खरीदते रहते हैं, या हम आपसे सॉरी चीज़ें खरीद रहे हैं, हम आपसे चीज़ें और लेना चाह रहे हैं, आप भी हमसे कुछ लें, तो हम तो तेल हमें चाहिए। तो ये एक गुडविल जेस्चर भी है जो इस रिफाइनरी ने, इस मुल्क के किसी एक कंपनी ने किया है। एग्जैक्टली। सो बात वही है कि ताल्लुकात बेहतर करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आप उस मुल्क की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो। सो पाकिस्तान जब उनसे तेल लेगा तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे ही होंगे। और अगेन देखिए, इस कौन ज़्यादा ताकतवर है ये एक अलहदा बहस है और इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं वो अमेरिका है और चाइना है। चाइना के साथ हमारे वैसे ही बहुत ही अच्छे तिजारती मामलात हैं। अमेरिका जो है उसके साथ हमारे तिजारती मामलात नहीं रहे पहले बहुत सारी वजूहात की बिना पर, लेकिन अब अगर वो बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। बिल्कुल सर। और अगेन देखें, इसके अंदर आप अगर ये वाली बात भी मद्देनज़र रखें कि हम बड़ी तनकीद भी करते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर, आप और मैं तो बहुत ही करते हैं। हम क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि हम चीज़ें जो है हम देखते हैं फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक ज़रा वाइडर लेंस से हम देखने की कोशिश करते हैं कि इधर ही हम पहले भी आ चुके हैं। कि हम हमेशा कहते हैं कि जी हम इधर आप पहले भी आ चुके हैं कि ये हो गया, वो हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस तरह चला गया, तेल महंगा हो गया, दुनिया के अंदर डॉलर ये हो गया, वो हो गया। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ही वक्त पे आपकी मामलात और ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया की 2 या 3 जो बड़ी ताकतें हैं उनसे आपकी बहुत बेहतरीन चल रही हैं। उसके अलावा इस किस्म की खबरें, टैरिफ्स की खबरें आ जाए, साथ ही उसके साथ ही ये तेल वाली बात आ जाए, मादनियात के ऊपर जो बात है सारी, तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी में भी हम दाखिल हो रहे हैं इस तरह, विच इज़ वेरी गुड। अगेन नीड ऑफ द आवर ये है, आपने इसको कैसे डील करना है, कैसे मामलात आगे लेके जाने हैं, और आपने जो इस वक्त तक आपने एक बैलेंस जैसे आप कहते हैं स्ट्राइक किया हुआ है, उसको आप कितनी देर बरकरार रख सकते हैं। उसी बैलेंस के अंदर जो है ना आपकी सेविंग है, आपकी किस तरह इस जो मौजूदा मसला से निकलेंगे। हम बिल्कुल भी को हमारी ऑडियंस ये ना समझे कि हम कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया, सब फिट हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो होना है बहुत कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैलेंस क्रिएट करने के बाद वो जो टाइम पीरियड है उसमें हमने अपना ह्यूमन कैपिटल जो है
उसको ठीक करना है। हमने उसके बाद अपने बच्चों को तालीम देनी है, हमने अपने नौजवानों को स्किल देना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो अकूमुलेट करनी है। देखिए फिर वही बात है, सऊदी अरब के पास तेल है, था या है, अभी भी है, यूएई के पास है, लेकिन वो सारे क्या कर रहे हैं, वो मज़ीद एवेन्यूज़ जो हैं उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक दिन ज़रूरत नहीं होगी, एक दिन इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसी तरह पाकिस्तान के पास जो मादनियात हैं, जो तेल है, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। असल बात तो ये है कि जब तक ये आपको सिर्फ हेड स्टार्ट देने के लिए है, और अगर आपने इस दौरान अपने ह्यूमन रिसोर्स का कुछ ना किया तो फिर वन होंगे हम जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। सो बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू ही आज से हुआ है। आज से पहले तो ये था कि जी हमारे पास कुछ था ही नहीं, करें क्या। अब है। अब अगर इसके बाद आप अपने बच्चों को बरसरे रोजगार, बच्चों को तालीम याफ्ता ना कर सके, तो फिर इससे बड़ा फेलियर तारीख ने नहीं देखा होगा तारीख ने, बिल्कुल भी। सर इसके अंदर हमेशा हम एक और बात भी जो होती है, जो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक सच्चाई भी है, उसके अंदर थोड़ा कॉप आउट भी है, कि जी सियासी हालात जो है ना मुल्क के, वो कुछ ठीक नहीं थे, इस वजह से सारी मैशी हालात भी ख़राब हो गई होगी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी। सियासी तौर पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन हम आज सियासत पे बात नहीं कर रहे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है, मतलब हो सकती है कि एक हुकूमत जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करे डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल तो छोड़ दें आप, वो तो आपको पता है हमारी कहानी कि उसकी बना पे अवाम भी उस गवर्नमेंट के साथ हो कि जी इन्होंने हमें ये सारा कुछ जो है, जो चल रहा है, जिससे बेहतरी आ सकती है, तो मे बी दैट ऑल्सो चेंजेस। लेकिन ये वक्त बताएगा। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि जो आप हमेशा कहते होते हैं कि अगर सियासी जो हालात हैं वो कोई बहुत स्टेबल नहीं भी रह सकते, तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी तो ऐसी बनाई जा सकती है कि जिसपे सब पार्टीज़ मुत्तफिक हों और सब पार्टीज़ ये कहें कि जी हम में से कोई भी आ गया, और चाहे 5 साल बाद आया, चाहे 1.5 साल बाद आया, इकोनॉमिक पॉलिसी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमें कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो हुकूमत संभालते ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना शुरू करते। हमें ऐसे शख्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करे। बिल्कुल। और आपके पास एक मिसाल है ममनून, वो जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में मनमोहन सिंह, तो उनकी जो एक पॉलिसी बनाई थी उन्होंने, उसके बाद से किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, वैसे पार्टियां आती जाती रही हैं। बिल्कुल सर। बाला सर, बातें तो बहुत हैं, ये अगेन सारी चीज़ें जो ऑन गोइंग, इनको हम डिस्कस करते रहेंगे। वक्त खत्म होता है हमारा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।